नाजरीन सलाम अलैकुम। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके पसंदीदा शो क्यों बिखरते हैं रिश्ते लेकर। नाजरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने फीडबैक्स और सजेशन हमें लिखने का। नाजरीन इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे आपके पूछे गए सवालात का जवाब हमारे एक्सपर्ट से लेने की। तो आइए इस्तकबाल करते हैं हमारे गेस्ट मौलाना रूह ज़फ़र साहब और साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर अली अकबर घबरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों का खैर मकदम है हमारे शो पे और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और हमारे मसलों के हल बताने का। मौलाना साहब, डॉक्टर साहब वाकिफ़ हैं हमारे शो से। मैं आपको जानकारी दे दूँ इस शो के बारे में। इस शो में सुहेल और समीना की कहानी के ज़रिए आम तौर पर रिश्तों में होने वाले प्रॉब्लम्स को हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि किस तरह से कभी कदार रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। तो और उसके बाद हम उन मसलों के हल बताते हैं जो उनकी ज़िंदगी में पेश आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक छोटा सा रिकैप। अम्मी आए ना, बस भी करें, कब से किचन में काम कर रही हैं आप? तुम यहाँ आराम कर रही हो और वहां किचन में अम्मी बर्तन धो रही है। तुम्हें पता है ना उनकी तबीयत खराब रहती है। आइए एक बार फिर से हम देख लेते हैं हमारी कहानी में आज सुहेल और समीना का सफर कहाँ पहुंचा है। सोहेल जी। यहाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अम्मी। तुम्हें पता है इरफान की शादी तय हो चुकी है? हाँ पता है। मुझे तुम खुश नहीं लग रहे अपने भाई की शादी तय होने पर। क्या बात है? अम्मी मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा अपनी भाई की शादी पर? आखिर मेरे छोटे भाई की शादी है। दरअसल इस नाइट शिफ्ट की जॉब से मैं अभी पूरी तरह एडजस्ट नहीं हो पाया हूँ और नींद भी पूरी नहीं होती, इसकी वजह से मूड नहीं रहता कुछ काम करने का। खैर आप बताइए क्या कह रही थी आप? तुम तो जानते हो कि हमारे घर में एक ही कमरा है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपना कमरा कुछ महीनों के लिए इरफान और हिना को दे दो। अम्मी मैं और समीना कहाँ रहेंगे फिर? कुछ ही महीनों की तो बात है। फिर शादी के बाद तो इरफान हिना को ले जाएगा दुबई, फिर ले लेना अपना कमरा वापस। शादी के एक हफ्ते पहले मुझे कमरा खाली कर देना। मगर अम्मी इतनी जल्दी? सोहेल, तुम घर के बड़े बेटे हो, इरफान के बड़े भाई हो, तुम अपने छोटे भाई के लिए इतना नहीं कर सकते? और वैसे भी रात भर तुम ऑफिस में रहते हो, सुबह घर आते हो। समीना रात भर हमारे साथ हॉल में सो जाया करेगी, सुबह आ जाओ तो सो जाना अपने कमरे में। अम्मी इतना आसान नहीं है। समीना से बात करके बताता हूं मैं आपको। समीना से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, फैसला तुम्हें करना है। अम्मी कमरा खाली करने पर सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, समीना की जिंदगी पर भी काफी गहरा असर होगा। कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की। शादी के एक हफ्ते पहले कमरा खाली कर देना, समझे? समीना रुको। समीना मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए। एक्चुअली मैं कुछ दिनों पहले ही तुमसे बात करने वाला था, लेकिन वक्त और मौका नहीं मिला। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? एक्चुअली हमें हमारा कमरा कुछ महीनों के लिए इरफान और हिना को देना होगा। कमरा देना होगा? तो फिर हम क्या हॉल में रहेंगे? नहीं, बस कुछ महीनों की बात है। नहीं सोहेल, मुझसे ये नहीं होगा। कितना अजीब लगेगा इस तरह हॉल में रहना। समीना हमारी शादी से पहले भी मम्मी डैडी बेडरूम में रहते थे। हमारी शादी के बाद वो भी हॉल में शिफ्ट हो गए। सोहेल हमारी अभी अभी शादी हुई है, अम्मी अब्बा की शादी को 30 साल हो चुके हैं। मुझसे ये नहीं होगा। प्लीज मेरी खातिर बस कुछ महीनों की बात है। और अगर कुछ महीनों बाद भी इरफान और हिना शिफ्ट नहीं हुए तो? अरे ऐसा नहीं होगा। इरफान के कंपनी ने उसे फ्लैट दिया है दुबई में, वो चला जाएगा। इतनी इंसल्ट हो रही है मेरी। मैंने सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद ये सब होगा मेरे साथ। अच्छा तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओके बेटा, रुखसाना को भी मेरा सलाम कहना। ओके, खुदा हाफिज बेटा। सोहेल, तुम्हें पता है ना, मुझे रोज कॉल करती है, बड़ा याद करती है मुझे। ये तो बड़ी अच्छी बात है।
अभी से इम्प्रेस कर रही है आपको? हमें तो ऐसी ही बहू पसंद है जो हमसे ऐसी बातें करे, वरना कुछ बहुएं तो सास के पास बैठना तक गवारा नहीं करती। हिना ने तो रुखसाना से साफ साफ कह दिया है कि बार बार मेरे ससुराल आओ भी मत और बार बार मुझे मैके बुलाओ भी मत। ऐसी होनी चाहिए बहू, न कि बार बात पर अपने मैके चली जाए। एक बार मेरी शादी हो जाने दो, पलट कर नहीं देखूंगी आप लोग। तभी तो घर बसता है जब लड़की का मायका छूटता है। जब तक लड़की का मायका नहीं छूटता ससुराल नहीं बसता। अमीना, थोड़ा चाय बना के ले आओ मेरे लिए। आप एक काम करिए सोहेल, ये सब क्या? मैं आपको कॉल करता हूँ वापस। जी। क्या कर रही हो तुम देख रही हो मैं फोन पे हूँ, फिर भी चिल्लाए जा रही हो। ये सब अम्मी बाहर क्या कह रही थी? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं हीना के बारे में बात कर रही हूँ। अभी अम्मी मुझे सुना रही थी। तुम हर चीज खुद पर क्यों ले लेती हो? तो फिर वो किसे सुना रही थी? अम्मी किसी को नहीं सुना रही थी, वो मुझसे एक बात कह रही थी बस। मैं सब समझती हूँ सोहेल। खैर, वो तो जब हीना आएगी तभी पता चलेगा कि वो कैसी है। नासिर भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा मतलब है क्या सोचा आपने? शादी के बाद इरफान और हिना रहेंगे कहाँ? जैसा कि आपने बताया कि आपके पास 1 BHK है और समीना और सोहेल भी इसमें रह रहे हैं। फिर देखिए शाहिद साहब, इस ताल्लुक से तो मैंने अपने बेटे बहू से बात कर लिया है और इससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रहा सवाल हिना का, वो तो इरफान के साथ दुबई में रहेगी ना, शादी के बाद तो वो वहीं चली जाएगी। जी। और जब तक नहीं गई वो हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। वो जब वो टाइम आ जाएगा वो तो चली जाएगी। आप उसकी फिक्र मत करिए, वो बहुत खुश रहेंगे। जी, बहुत खुश। हाँ, एक बात और जनाब नासिर भाई, मैं जानना चाह रहे थे कि आपकी कोई डिमांड्स अगर हों तो बेशक आप हमें बताएं, इंशाल्लाह हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, रिश्तेदारी में कोई बात आड़े ना आए, बेफिक्र होकर के कहिए। आप उस चीज़ की फिक्र ना कीजिए शाहिद साहब, कोई डिमांड नहीं है हमारा। आप जो अपनी लड़की दे रहे वो हमारे लिए सर आँखों पे है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप अपनी बिटिया को दे रहे हैं। दरअसल ये है, ये मेरा उसूल है कि मैंने भी अपनी बड़ी बहू के जो वालिदैन हैं हमने कोई डिमांड नहीं किया क्या। और आपको एक और एक बात बताता हूँ, जब मैंने भी अपने ससुराल से मैंने कुछ नहीं लिया और मैंने सिर्फ इनको देख के शादी किया। वल्लाह क्या बात। अब और बात है कि वो आपकी खुशी है। अगर आप अपनी बच्ची को अपनी खुशी से देना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, वो आपकी बच्ची है, उसमें हमारा कोई दखल है, वो आपकी मर्जी। बहुत खूब, बड़े मुझे ख्याल हैं आपके। तो जी फिर ठीक है, तो फिर मैं समझूं कि बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। हमारी बिटिया, क्या बात है, क्या बात है। जहन चलिए मुबारकबाद दीजिए। मुबारक हो हिना, अब हमारी हुई। बिल्कुल। मुबारक भाई साहब। जनाब जनाब जनाब, बहुत बहुत मुबारक। फिक्र ना करिए, आपकी बेटी हमारी बेटी रहेगी इंशाल्लाह, हमारी बेटी। वैसे भी आपको 2 खुशियां मिल रही है जनाब, एक तो हिना की शादी और दूसरा आप दादा बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। बहुत इस बात पे और एक बार गले लगा लीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो फिर मैं समझूं कि आपकी बेटी हमारी बेटी एक होगी। खुशनसीबी है हमारी, ये हमारी भी खुशनसीबी है कि आपकी लड़की हमारे घर की बहू बन रही है। शायद भाई बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी लड़की हमारे घर की बेटी रहेगी। हम वही प्यार देंगे जो हम अपनी लड़की को देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक 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 हो आपको। मुबारक। चलिए। अम्मी, देखा आपने, पुप्पा ने पूरे घर का रेनोवेट किया, पूरा घर का नक्शा ही बदल दिया। और कितना AC, वार्डरोब, सब कुछ कितना महंगा दिया है हिना बाजी को।
अरे वो तुम्हारी बाजी नहीं, भाभी है। ये होते हैं खानदानी लोग। उम्दा शादी भी करवाई हमारी इज्जत रखने के लिए, और हमने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी उन्होंने सारी जरूरतों की चीजें दी है। वरना किसी से कह दो कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो लोग वाकई में खाली हाथ भेज देते हैं। सोहेल की शादी में खानदान वालों के सामने मेरी नाक ही कट गई। मौलाना साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अल्लाह ने रात आराम करने के लिए और दिन मेहनत और मशक्क़त करने के लिए बनाया है, लेकिन आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज हम हिंदुस्तान में बैठ के अमेरिका या यूरोप जैसे देशों के लिए काम कर सकते हैं। तो जब वहाँ दिन होता है, यहाँ रात होती है। ऐसी ही कंपनी में सोहेल जॉब कर रहा है जहाँ उसे रात में काम करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या ऐसी कंपनीज़ में एक शादीशुदा जोड़े को काम करना चाहिए रात के वक्त? क्या सही है ये चीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज के दौर में और जिस तरक्की के ज़माने में ये चीज़ मुमकिन है कि इंसान कहीं भी रहे और कहीं के लिए भी काम करे। इस्लामी नुक्ते नज़र से, शरीयत के एतबार से जो हमें हुक्म दिया गया है कि इंसान अपने लिए रिज़्क़ और रोज़ी की तलाश करे, और ख़ास करके जब इंसान अपनी शादी की ज़िंदगी में कदम रखता है तो अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए भी रिज़्क़ को तलाश करे। तो अब इसके लिए कहीं पर भी ये पाबंदी नहीं लगाई गई है कि किस वक्त तलाश करे। ये हकीकत है कि रात को अल्लाह ताला ने जअल लैला सकना, आराम और सुकून के लिए करार दिया है, दिन के लिए को दूसरे काम के लिए करार दिया है कि इंसान सब कुछ करे। लेकिन कहीं पर भी हमारी शरीयत में, हमारे दीन में इस बात पर पाबंदी नहीं है कि इंसान किस वक्त काम करे। जिस वक्त इंसान को मयस्सर है, मुमकिन है उसके लिए, उस वक्त वो काम कर सकता है। नाइट ड्यूटी करने में कोई हरज नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें एक ख़ास ख्याल ये रखना होगा कि जो हुकूक़ हैं, जो राइट्स हैं, वो कम ना होने पाएँ, उसको अदा करना ज़रूरी है। जाहिर है कि कुछ ऐसे हक़ हैं कि बीवी के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है, माँ बाप के साथ रहना है। ऐसा ना हो कि इंसान रात में ड्यूटी दे रहा है, दिन में आराम कर रहा है, तो अब न दिन में वक्त है उसके पास किसी के लिए और ना ही रात में वक्त है। नहीं, वो जो वाजिब अहकाम हैं, जो हुकूक़ हैं, उसको अदा करते हुए अगर इंसान रात में काम कर रहा है, और ये किस रात के लिए नहीं, दिन में भी काम करने के लिए भी यही शर्तें हैं कि इंसान अपने वाजिब हुकूक़ को, वाजिबात को अदा करने के साथ साथ जो काम करना चाहे, जो जायज़ है, शरीयत ने जायज़ करार दिया है, उसको अंजाम दे सकता है। मौलाना साहब, इसी से मेरा दूसरा सवाल भी रिलेटेड है कि आजकल मुंबई जैसे इलाके में घर इतने छोटे होते हैं, कई बार 1 बेडरूम, कई बार 1 रूम किचन। ऐसे में बड़ी ज़्यादा फैमिलीज भी रह रही हैं, उसी में शादी होकर बहू आती है, फिर उसे हटाकर दूसरे जोड़े को वहाँ बसाना। ऐसे में शादी करना सही है या पहले अलग घर का इंतज़ाम किया जाए? बहरहाल शादी करना ये एक अलग पॉइंट है, एक अलग फैक्टर है, और घर का मसला एक अलग मसला है। ये दोनों को आप एक उस पर नहीं ला सकती। शादी एक दूसरी ज़रूरत है वो ज़िंदगी की, कभी कभी वाजिब हो जाती है, उसको हम नहीं हटा सकते। लेकिन रहा मसला घर का, तो अब जब हम शादी कर रहे हैं, जिस लड़की को लेकर अपने घर में आ रहे हैं, शरीयत की नज़र से जिस तरीक़े से वो लड़की अपने घर में ज़िंदगी गुजार रही है, या तो उसी स्टेटस और उसी लेवल पे हम ला के उसको सारी फैसिलिटीज़ दें या उससे बेहतर दें, तब तो हम शादी करके ला सकते हैं, वरना फिर शादी करके लाने का हमें हक़ हासिल नहीं है। लिहाजा शादी में इंसान जब भी शादी करे तो पहले इस चीज़ का ख्याल रखे कि सिर्फ शादी निकाह करके और किसी लड़की को घर में लाने का नाम नहीं है, बल्कि तमाम जितने भी नाज़रीन हैं इस बात पे तवज्जो करें, ये बात शरीयत की नज़र से, कि जिस लड़की के साथ शादी की जा रही है वो लड़की जिस स्टेटस पे, जिस लेवल पे ज़िंदगी गुजार रही थी, उसी तरीक़े से या तो हम उसकी ज़िंदगी का मौका दें या उससे बेहतर दें, तब तो शादी करके ला सकते हैं, वरना सही नहीं है, जायज़ नहीं। कई बार ऐसा होता है कि शादी से पहले स्टेटस का अंदाज़ा होता नहीं है, और कैसे पता चले कि इनका क्या स्टेटस था शादी से पहले। अब शादी के बाद हस्बैंड सोचते हैं कि हो जाएगा फिट, लेकिन नहीं हो पाता है। स्टेटस का अंदाज़ा शादी से पहले कैसे लगाया जाए? इतना ज़्यादा घुलना मिलना तो होता नहीं है।
शरीयत ने इसीलिए तो कहा है कि जब किसी भी चीज़ में जायज़ नहीं करार दिया गया है कि हम किसी आदमी के बारे में जाके छानबीन करें कि इनका काम क्या है, इनका अखलाक क्या है, इनका किरदार क्या है, इनका जिस्म कैसा है, नहीं। लेकिन शादी के मामले में हमको इसकी इजाज़त दी गई है कि हम जाके पूछ सकते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है, मालूम कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि एक अच्छी जासूसी किसी के बारे में की जा सकती है अच्छे मकसद से, नहीं है कि किसी गलत यानी मिस यूज़ के लिए नहीं, लेकिन अच्छे इस्तेमाल के लिए कि हमें मालूम करना है, हमें इस लड़के को अपना दामाद बनाना है, हमें इस लड़की को अपनी बहू बनाना है, तो उसके बारे में हम अच्छे तरीके से अच्छे ख्यालात से जानकारी निकाल सकते हैं। और आसान है, आज की ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं है स्टेटस को निकालना। और दूसरे कम से कम बम्बई की सतह पर यह चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब ऐसे में जब सुहेल और समीना की शादी अभी 1 साल नहीं मुकम्मल हुआ था, उसके बाद उसके भाई की शादी का वक्त आ गया, तो ऐसे में एक नए शादीशुदा जोड़े को उस कमरे से हटाकर दूसरे शादीशुदा जोड़े को उस कमरे में बसाना अखलाकी और दुनियावी तौर से सही है ये चीज़? जैसा कि हम देखें उसमें 1 BHK का घर है, एक ही कमरा उनके पास मौजूद है। देखिए, जहाँ तक जो आप कह रहे हैं कि बसाना हटाना यानी कोई कर रहा है, जैसा कि आपने दिखाया इस प्रोग्राम में कि माँ कह रही है, तो एक माँ के लिए ये हक हासिल नहीं है। हमारी शरीयत में जो तालीम दी गई है वो ये है कि माँ बाप का हक ये है कि अपने बच्चों के दरमियान अदालत से बर्ताव करें, बराबरी से करें। ये तो मसलन आपने दिखाया कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल नहीं हुआ है अभी शादी को, फिर दूसरे बेटे की शादी हो रही है, तो ये 1 साल है, वरना 1 साल क्या, जितना भी वक्त गुजर जाए, बेटा बेटा है, दूसरा बेटा भी बेटा है, दोनों के राइट्स, दोनों के हुकूक बराबर हैं। लिहाजा यहाँ पर इस तरीक़े की सिचुएशन में इस तरीके से कहना कि तुम छोड़ दो, तुम आ जाओ, ये सही नहीं है। यानी आपके जो सीरियल में ये बात कही गई है ये बिल्कुल एक गलत है। यानी ये जो वो माँ वहाँ पर नहीं, माँ के लिए दोनों बेटे बराबर हैं, उनको राह हल निकालना है, रास्ता निकालना है तो किसी और तरीके से। ये तरीक़ा नहीं हो सकता कि किसी एक को, वो भी बेटा है वो भी बहू है, किसी भी बुनियाद पर नापसंद करने की वजह से शरीयत ने ये इजाज़त हमें नहीं दी है कि उसको निकाल बाहर कर दें, उसको दूसरी जगह भेज दें। और जो अभी नई आई है जिसके बारे में सिर्फ ख्यालात हैं, उसको पसंद करते हुए उसको उसकी जगह पे रखें, ये सही नहीं है। दोनों के हक बराबर है। What do you have to say? देखिए, मेरा मौलाना साहब माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा कान पकड़ता हूँ, माफ़ी चाहूँगा कि मेरा थोड़ा डिफ़र करता हूँ कि अगर चूँकि दूसरे बच्चे की भी शादी करनी है और ये बच्चे को वहाँ से, क्योंकि इन्होंने कमिट ऑलरेडी कर दिया है, ऑलरेडी कमिट कर दिया कि ऐसा होगा, इनका जो अप्रोच है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ईगोइस्टिक अप्रोच है, यू नो, दैट इज, एक नया बच्चा इस दुनिया में आता है या नहीं बहू इस दुनिया में आती है, शादीशुदा करके दूसरे घर में जाती है बहू, ये दोनों का मिजाज कहीं ना कहीं सेम रहता है। दे आर ऑन अ रिसीविंग पॉइंट, अपने जो 5 सेंसेस है ना उससे वो रिसीव करते हैं। ये लड़की 1.5 साल हुआ शादी होके आई, आप क्या कर रहे हो, लड़के को बुला के दिस 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 दिस, वो क्या सीखेगी? ऑब्जर्वेशन लर्निंग उसकी क्या होगी कि ये घर का मिजाज ऐसा ही, इसी तरह बात करने की, ऑर्डर ही देने का। उसने यहां से रिसीव किया और अंदर रूम में जाके सोहेल के साथ में किस लहजे में बात की, आपने देखा उसका नॉन वर्बल देखा, नॉन वर्बल। तो आप ये अपनी बहू को सिखा क्या रहे हो और आप किससे बात कर रहे हो? मेरा अपना बेटा, मेरी अपनी औलाद, उससे बिठा के पूछते कि बेटा ये ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आपकी क्या राय है? तो सोहेल खुद बोलता कि अम्मी ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि समीना को साथ में हम लोग डिस्कस करते, जॉइंट डिस्कशन होता तो ये एडजस्टमेंट वाली बात होती। तो नहीं अम्मी कुछ बात नहीं, आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस, व्हाई नॉट, मैं हॉल में आ जाऊंगी। अम्मी आप इतना करते हो, तो एक अप्रोच बदलना होता है। तो एक रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अम्मी जो है वो आई मी माई सेल्फ वाली है। मसला यही है डॉक्टर साहब के जो अंदाजे गुफ्तगू है उससे मसला बिगड़ चुका है। मौलाना साहब, यही इन्हीं बातों से रिलेटेड ये है कि क्या बहू का हक नहीं है उस कमरे पे जो शौहर के घर में शादी होके आई है,
उससे, जैसे कि सोहेल ने कहा मैं समीना से पूछ के बताता हूँ, तो माँ ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है पूछने की। मतलब क्या पूछने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहू का कोई हक नहीं है उस कमरे पे जो पूछने की ज़रूरत नहीं है? शौहर के घर पे एक बहू का हक नहीं होता? बिल्कुल हक है। देखिए, जब इंसान किसी को अपने घर में लेके आ रहा है, जहाँ पर बहू से खुद रिलेटेड है, वहाँ पर राय लेना ज़रूरी है, पूछना ज़रूरी है बगैर उसके, क्योंकि हमने ही उसको भसाया है, लाके बड़े बेटे को रखा है, बहू को रखा है, सब कुछ उसको आबाद किया, और अब बगैर, ये सही नहीं है, क्योंकि दोनों को एक साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए हमने ही उस जगह पर रखा, और अब हम कह रहे हैं कि उसका कोई हक़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल शरई है, तो अब से ज़रूरी है, क्योंकि वो एक घर का हिस्सा है, जुज़ है, और जिसे कहते हैं कि आइला खानवादगी जो यानी ख़ानदान जो होता है उसकी एक जुज़ है, लिहाजा उसके राय मशवरे को शामिल करना ज़रूरी है। हो सकता है कि बात न मानी जाए, लेकिन बहरहाल उससे पूछना, उससे मशवरा लेना ज़रूरी है। मैंने कहा जो तीसरी सतह पे है तो उससे पूछें ना पूछें, वो तो इतनी अच्छी राय देगी कि मानना ही पड़ेगा। तो इस सूरत में कि जब उसके अंदर सलाहियत है, यानी कैपेसिटी है कि वो एडवाइस कर सके, बता सके, पूछना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मौलाना साहब ने जैसे राय की बात की, कई बार ऐसा होता है कि बहुओं को डिस्कशन में कोई उनका एडवाइस ली नहीं जाती, कुछ उनसे पूछा ही नहीं जाता है, बड़े को डिसाइड कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनको लगता है बहुओं को कि उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। तो क्या ऐसा क्यों होता है, उनके दिमाग में ख्यालात क्यों आते हैं? आज का कल्चर ऐसा है कि आज की रिटायरमेंट एज जो है वो 35 हो गई है, पहले 65 थी। आप कॉरपोरेट कल्चर देखो तो रिटायर एज 35 हो गई है। तो बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को, बहुओं को या अपने बेटे को या अपने दामाद को ये अंडर एस्टिमेट करना कि इनकी राय नहीं है, इनके पास कोई एजुकेशन नहीं है या ये नहीं है, तो वो उनका अपना मिथ है, अपने जहन का मिथ है। एक बात। दूसरी बात कि जितना अगर आप अच्छी खुशहाली चाहते हो अपनी फैमिली में, तो बैठ के मशवरा करके अच्छी तरह काम करोगे। एक छोटा बच्चा, मौलाना साहब, एक 8 साल का बच्चा है ना, आपको क्या लगता है आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? मैं मेरे बच्चे से पूछ रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है मैं उसके ईगो को पैम्पर कर रहा हूँ? बोलेगा नहीं नहीं डैडी आई एम रॉन्ग, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, वो खुद ही बंद हो जाएगा। आपको क्या लगता है समीना कि ये शादी हो रही है, आपका क्या योगदान रहेगा, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? आपको थोड़ी सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी बेटा। तो क्या करती समीना, क्या करता सोहेल? हाँ हाँ जी अम्मी। तो ये अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन होता। मैं यहाँ पे मम्मी को मेडिसिन की ज़रूरत है, और वो मेडिसिन का नाम है समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। अगर वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अगर ले, माँ तो ज़्यादा समझदार है, माँ है, और वो भी कौन से मरहले पे पूछ रही है ये, व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट। अल्लाह ना करे, आज हमारी ये साइंटिफिक स्टडी बताती है मौलाना साहब कि अगर माँ को उस एज के अंदर, प्रेगनेंसी एज के अंदर अगर डिप्रेशन आया या, तो बच्चा जो है वो उसका असर 20 साल के बाद होगा। डॉक्टर साहब, रिसर्च पे पढ़ रहा था एक आर्टिकल, उसमें था कि दुनिया में इस वक्त, यानी ये जो यहूदी लॉबी है, ये अपने यहाँ शादी के बाद बच्चों की पैदाइश का मरहला नुतफ़ा ठहरने से लेके बच्चे के पैदा होने और 2 साल की एज तक उस लड़की को, उस औरत को बिल्कुल सुकून की जगह पर भेज देते हैं, ताकि ये बच्चा जब पैदा हो तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि हमारी शरीयत ने साफ साफ लिखा है कि हमारी शरीयत में, यानी इस्लाम की तालीमात में यह है कि जैसा उस हाल में प्रेगनेंसी के ज़माने में माँ सोचेगी, वही मेंटेलिटी बच्चे की बनेगी, सब कुछ है। तो अब ये सारी चीज़ें होने के बाद, ये जो आपने रिस्पेक्ट की बात की, ये कहाँ हो रहा है? हमारे यहाँ हुक्म ये है कि वो माँ जो बच्चे को फीड कर रही, दूध पिला रही है, वो भी गुस्से से उससे बात ना करे, सुने। क्यों? इसलिए कि वो समझ रहा है। आज कुरान मजीद की आयत के हर चीज़ को ज़िंदगी पानी से मिली है, इसी पानी में ज़िंदगी है। इंसान के जिस्म में क्या है? 70% पानी है। हर चीज़ पे असर होता है, पानी पे असर होता है। एक रिसर्च है प्रोफेसर एमोटो की, जो जापान के एक प्रोफेसर ने पानी पे रिसर्च किया कि पानी के अच्छाई और बुराई पे सिर्फ 10 सेकंड में असर होता है।
इस बच्चे के जिस्म में जिसमें 70% पानी है, ठीक है ये अभी पैदा हुआ है, अभी ये चंद रोज़ का है, जब उसके साथ हम बड़े बुरी तरह से पेश आएंगे तो पानी पे 10 सेकंड में असर होता है, उस बच्चे पे असर हो रहा है। तो ये तो 2 साल 4 साल के बच्चे तो, और ये यहाँ तो जवान है, शादी हो गई है, और यहाँ पर रिस्पेक्ट ना देना ये तो बहुत ही गलत है। मतलब रिस्पेक्ट, और मैं मोहन साहब की बात को एक बार, और आप ये अगर ये सास और ससुर समझते कि ये बच्चे हैं तो पहले ये बच्चे नहीं, इनकी शादी हो चुकी है जी। वो जमाना चले गया कि बच्चे ना, दे आर मैरिड, कल आने वाली जिंदगी में दे आर गोइंग टू बी अ मदर फादर। एक बात। तो दूसरी बात के जब इसके यही जवाब से आपका पहले सवाल का कनेक्ट है, ये एक और फैक्टर आपको नहीं लगता है कि सोहेल के सर पे, सोहेल बेचारा क्या कर रहा है, मेरी खातिर कर लो प्लीज, ये क्या है? जी जी। वो बच्चा रात भर काम करेगा, कमा के लाएगा रोजी रोटी आप लोगों के लिए, न माँ समझने को तैयार है, वो बेचारा यूं कर रहा है, प्लीज बोल रहा है मेरी खातिर कर ले भाई, झगड़ा ना हो उसके लिए, उसका मंशा उसका इंटेंशन तो यही है ना। तो उसको ये भी फ्रस्ट्रेशन, वो भी फ्रस्ट्रेशन, और फिर बदनामी के नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरा हस्बैंड कर रहा है, मेरा हस्बैंड शराब में मुब्तला हो गया, इसमें मुब्तला हो गया, बहुत ही खराब रास्ते की तरफ जा सकते हैं ये सारी चीजें। तो घर का माहौल ही अगर हम खुशगवार गुजारे तो आई थिंक। मतलब जैसे अभी आपने रिस्पेक्ट की बात की थी, अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हर एक को एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अब समीना को लग रहा है कमरे से हटना उसके लिए एक इंसल्ट की बात है, वहीं जो उसकी सास है उनको ये लग रहा है कि एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, हम सब फैमिली है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चलता है। सही कौन सी बात है? हकीकत में अगर देखिए तो ये सिचुएशन ऐसी बन गई है, जो सोहेल की माँ है और सोहेल के साथ उनका रवैया जो है, और जो समीना के साथ रवैया है जो आप दिखा रहे हैं, कहीं भी हो सकता है ऐसा। क्यों? इसलिए कि माँ ये सोच रही है कि जिस तरीके से सोहेल की शादी से पहले मैं जो कहती थी सोहेल सब पे कहता था जी हाँ, क्योंकि सोहेल एक समझदार और इताअत गुजार माँ की बात मानने वाला बेटा है। अब जब कि सिचुएशन बदल गई, शादी हो गई, तो अब ऐसी सूरत में ये एडजस्टमेंट उस वक्त हो सकता है समीना की तरफ से, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा 100% समीना एडजस्ट करती जब उसको सही रास्ते से बताया जाता। जहाँ पर ये लहजा आ गया, फिरौनियत आ गई कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ, सब आला हूँ, तो फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं माना जाता है जब ये बात आ गई। लेकिन अगर यहीं पर कि नहीं, बात यह है कि अब घर में छोटे भाई को भी रहना है, उसकी भी शादी होनी है, और कुछ टाइम के लिए है, जब उसको एक अच्छे अंदाज में पेश किया जाता तो यहाँ पर ना उस लड़की को अपनी बेइज्जती महसूस होती, ना ये गैर इत्मीनान के क्या होगा, फ्यूचर में हम कहाँ जाएंगे, निकाल हमें बाहर कर दिया जाएगा, हम घर में नहीं रह पाएंगे। ये सारी चीज़ें क्यों पेश आ रही हैं? ये सिर्फ उसी बात पर कि जो पहले दिन से जो बुनियाद और बेस रखी गई है वो गलत है। क्योंकि पहले दिन से यही सोचा गया है कि जो हम, माँ ये सोच रही है कि जो हम कहेंगे वही सही और वही होना चाहिए, जबकि ये सही नहीं है। बहुत सी बातें जहाँ पर एक गैर जिसको आपने अपनाया है, वो अपने घर में 20 साल 25 साल की ज़िंदगी अपने माँ बाप के साथ 20 साल गुजार के आई है, उसकी सोच कुछ और है, तरीक़ा कुछ और है, आपका सोचना तरीक़ा कुछ और है। उसको पहले अपने सोच और तरीक़े में ले आइए, फिर आप उसके बाद देखिए कि जैसे ही आप जो कहिएगा वो कहेगी हाँ माँ। जैसे फारसी में कहावत है, जुबान शीरी तो मुल्क गिरी, मिठास से बोला जाए तो वो बात असर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल, बी हम्बल। और मोबाइल के ज़माने में आप बोलो कि मैं मेरी बहू से अगर ऊँ करके बात करूँगी तो वो आप उसको दे रहे हो दावत सुखन दे रहे हो कि मैं आपसे इस लहजे में बात करती हूँ, आप भी मुझे इसी लहजे में जवाब दो। रिस्पेक्ट इज म्यूचुअल। मौलाना साहब, अब जैसा कि हमने शो में दिखाया कि समीना बात कर रही है, फरजाना जी सॉरी बात कर रही हैं फ़ोन पर अपनी होने वाली दूसरी बहू से, और वो इस लहजे में उससे बात कर रही है, इतनी तारीफ़ कर रही है कि जो समीना है उसे कहीं ना कहीं कमतरी महसूस हो रही है। तो एक को इतना बढ़ा देना, दूसरे को घटा देना, क्या ये सही है? कई बार ऐसा होता है कि एक घर में 2-3 बहुएं होती है तो एक की अहमियत ज़्यादा होती है, एक की अहमियत कम होती है। कैसे ससुराल वालों को मैनेज करना चाहिए, ये एक बैलेंस कैसे रखना चाहिए? देखिए, इस्लामी तालीमात और शरीयत के लिहाज से किसी भी इंसान को जायज़ नहीं है कि वो किसी की बेइज्जती करे। बेइज्जती सिर्फ
ऐसे नहीं होती है कि इंसान डायरेक्ट कहे या लोगों के सामने जलील करे, नहीं है। किनाये और इशारे की ज़बान में जो गुफ्तगू की जाती है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है, उसका किनाया, उसका असर और उसका गुनाह ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो अब यहाँ पर जो ज़बान इख्तियार की जा रही है और वो जो सुहेल की माँ जिस तरीक़े से गुफ्तगू कर रही हैं, बिल्कुल साफ़ इसका यानी मैसेज जो इससे मिल रहा है ये कि उनका मकसद आने वाली बहू की तारीफ़ नहीं करना है, आने वाली बहू के बारे में वहाँ बैठे हुए लोगों को नहीं बताना है, सिर्फ़ और सिर्फ एक ये कि जो उनकी बहू मौजूद है उसको टॉर्चर करना है। पर ये भी तो हो सकता है कि वो ये सोच रही हो कि भाई क्या उम्मीद रखती हैं वो समीना से, वो समीना को पता चल जाए इसी बहाने उनके। देखिए आपके शो में जो दिखाया गया है वो सिर्फ टॉर्चर करना दिखाया जा रहा है। उम्मीद फ़ोन की बात पर कह के और इस तरीके से आंखों का और चेहरे का अंदाज बना के ये उम्मीद का लहजा नहीं है। किसी भी घर में अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो ये अंदाज़ बिल्कुल गलत है। हमें हक़ हासिल नहीं है कि अपने आप को भी हम किसी के सामने ज़िल्लत के तौर पर पेश करें। खुदावंद आलम ने कहा है कि मेरा बंदा है, मुझे पसंद नहीं है कि मेरे सिवा किसी के सामने भी अपने आप को ज़लील होकर पेश करे। किसी के सामने भी, कोई भी हो, किसी के सामने। तो अब खुदावंद आलम को ये चीज़ पसंद नहीं है कि जब इंसान अपने आप को ज़लील करे तो दूसरे को कैसे ज़लील करता है। यहाँ पर वाज़ेह है, बिल्कुल साफ़ है कि एक नए इंसान के लिए जो पुराना घर में जो पुरानी बहू है उसको ज़लील किया जा रहा है। तो ये चीज़ शरीयत की नज़र से हराम है, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, 10 बहू आ जाएं, हर एक का एक मिजाज होता है। बहुत सी आप देखें हमारे यहाँ जो हमारे मासूम की हदीस है कि ज़रबुल लिसान अशद्दु मिन ज़रबिस सनान, ज़बान की मार तलवार की मार से ज़्यादा सख्त होती है। तलवार चली, गर्दन कट गई, आदमी मर गया, ख़त्म हो गया। लेकिन जब ज़बान की मार आती है तो आदमी रिस के और टुकड़े टुकड़े हो के मरता है। हमेशा याद रहता है, इंसान को याद रहता है। लिहाजा ये इस तरीके की जो सिचुएशन दिखाई गई है ये सिर्फ़ और सिर्फ तौहीन है जी। अगर इसी जगह पर इस बात को पेश करना है तो यहाँ पर एक अंदाज़ दूसरा भी हो सकता है कि मसलन कहा जा सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा है कि हमारी आने वाली बहुत समझदार है, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बहुएं भी होती हैं लेकिन ये और अच्छी है, तो उसकी तारीफ़ भी है, दूसरी को दूसरे को बुरा भी नहीं लग रहा है। बल्कि ये चीज़ यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि हमारी माँ को ये अंदाज़ पसंद है। तो अब वो दूसरी बहू जो पुरानी है वो अपनी गलती को दूर करेगी और सोचेगी कि जैसे आने वाली बहू ने जो काम किया हम भी वो करें। ये वहाँ से मैसेज ले सकती है, लेकिन अगर जो अंदाज़ इख्तियार किया है वो वहाँ से कोई मैसेज नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, मौलाना साहब ने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर ही लिए हैं, पर आप थोड़ा सा एक साइकोलॉजिस्ट व्यू भी दे दीजिए। हिना थोड़ी अच्छी लग रही है उसको, नहीं अच्छी लग रही है। अभी तो हिना घर में आई भी नहीं है, वो तो लोनावाला का पहाड़ है, बहुत अच्छा दिखता है। हिना का पैसा उसको अच्छा लगता है कि हिना के वालिद के पास से इतना आएगा और आना शुरू हो गया है। और इस बच्चे के माँ बाप को हमने बताया था कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, और इसके माँ बाप ने हकीकतन कुछ नहीं दिया होगा, शायद वही पोर्ट्रे हुआ है। तो एक्चुअल इसका मैं तो बोल देती कि देखो भाई मुझे ये चाहिए, मेरा ये फ्रस्ट्रेशन है, पर शी डजंट हैव करेज। तो ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। दर्द कहाँ पर है, दवाइयाँ किस चीज़ की दी जा रही है। हीना के वालिद का पैसा आ रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ये बच्ची अभी डिस्कनेक्ट कर रही है उनसे दिमाग में से। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि हमारी बहू जो है वो कहीं कहीं कुछ माइनस मार्क्स लेके आ जाती है घर में, बट नाउ इट इज़ डन। अभी निकाह हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, वो प्रेग्नेंट हो गई, नाउ यू कैनॉट डू एनीथिंग, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। मुझे फ्रस्ट्रेशन आता है एज ए सास, एज ए ससुर, या अल्लाह ये बीवी, ये मेरे बहू, ये मेरे बेटे की बहू, माय गॉड ये ऐसी आ गई। ऐसा होता है कभी कभी, बट एक्सप्रेस करना उसको और उसको डिग्रेड करना तो ये मसला बढ़ाने की बात है। अल्लाह का शुक्र अदा करो उसमें भी, ठीक है, इट इज़ ऑल राइट, अभी तो आ गई, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मुझे फील हो रहा है कि ये बिल्कुल कैसे गरीब घराने की बहू आ गई कि एक भी दहेज नहीं लाई। अंदर है फ्रस्ट्रेशन, बट मैं उसको एक्सप्रेस करके उसको डिग्रेड करूं तो
तो ये मसला मैं बढ़ाऊंगा रादर देन घटाऊंगा नहीं, ये मसला। बिल्कुल। मतलब सास यहाँ एक स्टेटमेंट दे रही हैं कि जब तक मैका नहीं छूटता तब तक ससुराल नहीं बच सकता। कितना राइट है ये स्टेटमेंट। उसके बाद उनकी बेटी पलट के जवाब भी दे रही है कि मैं तो आपको पलट के भी नहीं देखूंगी। तो वो कह रही है कि हाँ ससुराल इसी तरह बसते हैं। कितनी हकीकत है इस स्टेटमेंट में। कहाँ लिखा है या किसी दुनिया के किसी भी मज़हब में ऐसा नहीं होगा कि शादी करने के बाद दूसरे पुराने रिश्तों को तोड़ दिया जाए। मैके का छूटना जो तसव्वुर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, मतलब यह है कि मैके से कोई रब्त ही नहीं है आज की दुनिया में। ठीक है, पुराने ज़माने में कन्वेंस नहीं था, शादी हो के गई, हमें खुद मालूम है कि इंतकाल हुआ तो मालूम हुआ कि जो शौहर के घर गई थी तो वहीं रह गई और उसी जगह पे इंतकाल हो गया, पलट के नहीं आई। लेकिन आज का दौर, आज के इस ज़माने में कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो अपने माँ बाप से जुड़ा हुआ है 20 साल के बाद, मैं 20 साल की उम्र रख रहा हूँ, कि वो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के आ रही है, तो आने के बाद नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल गलत सोच है कि जब तक मैका नहीं छूटता ससुराल नहीं बसता। ये बिल्कुल गलत सोच है और शरीयत की नज़र से हराम है। अगर इंसान अपने माँ बाप को छोड़ दे, अपने घर वालों को छोड़ दे और नए लोगों को बसा ले, उनसे रिश्तों को तोड़ ले, मिलना ही जुलना नहीं है, न फ़ोन से कॉन्टेक्ट है कोई, ना आना जाना है, ना कोई खैरियत लेना, ये हराम है। ये रिश्तों को तोड़ना हराम है। तो ये सिले रहमी के ख़िलाफ़ है। ये इससे बहुत से नुकसानात हैं सब। लिहाजा ये शरीयत की निगाह से बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, ये कि मसलन आज के ज़माने में अगर जो घर चल रहा है तो ये हर बेटी को और हर बहू को सोचना चाहिए कि किस बात को हम अपने माँ बाप की माने और किस बात को ना माने। वो चीज़ जो हमारे शौहर को हमसे जुदा ना करे, हमारे बीवी को हमसे जुदा ना करे, उसमें अपने माँ बाप की बात को माने, राय भी लें, अपनी माँ को फ़ोन भी करें। लेकिन जहाँ से देखें, ख़ुद ये देखें कि जहाँ से माँ की बात, बाप की बात शौहर को बीवी से अलग कर रही है या बीवी को शौहर से अलग कर रही है, जहाँ से भी, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों जगह के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जहाँ से ये देखें कि इन दोनों में इख्तिलाफ़ हो रहा है, वहीं से उनकी बात को मानना ख़त्म कर दें। क्योंकि जो कुरान में हमें हुक्म दिया गया है माँ बाप की इताअत का और उनके हुक्म को मानने का, वहीं तक है जहाँ से गुनाह ना हो। जब तक गुनाह नहीं है उनकी बात का मानना वाजिब है। जैसे ही गुनाह, रिश्तों को तोड़ना गुनाह है, हराम है, तो जैसे ही गुनाह का दामन आया वैसे ही उनकी बात को ना माने। ठीक है, आपने कहा ठीक है, हम सोचेंगे, गौर करेंगे, किसी तरीके से उस बात को दूर कर दें। डॉक्टर साहब, अब जैसा कि देखा जाए समीना का सारा गुस्सा अपने शौहर पर उतर रहा है, जो भी होता है सारा वो बर्स्ट सोहेल के ऊपर करती है। ऐसे में देखा जाए तो उन दोनों के बीच पर्सनल प्रॉब्लम कोई नहीं है, जो भी घर में बातें हो रही हैं उस चीज़ को लेके उसका गुस्सा उतर जाता है सोहेल पे। ऐसे में हस्बैंड वाइफ जो इन प्रॉब्लम से जो गुजर रहे हैं, वो कैसे अपने रिश्ते को महफूज रख सकते हैं, इन सारे प्रॉब्लम का इफेक्ट अपने रिश्ते पे ना होने दें? दोनों का कम्युनिकेशन और इमोशनल कनेक्ट है, जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और कहीं ना कहीं सोहेल समझदार है कि वो उसके डैडी को बोलता है कि हाँ मसला तो है, ही इज एक्सेप्टिंग कि हाँ मसला है, सही। तो कहीं ना कहीं उसको अवेयर तो है कि ये मेरी वाइफ जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में है जहाँ उसको डिफिकल्टी हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। तो आई थिंक इन एनी गिवन सिचुएशन अगर हस्बैंड वाइफ में अगर कोई मसला नहीं है और दोनों का बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो, और अगर हस्बैंड बोले कि हाँ मुझे लगता है कि आपको तकलीफ है बट ये फेज़ है, इंशाल्लाह निकल जाएगा ये फेज़, और वाइफ भी समझेंगे कि हाँ मेरा कम से कम शौहर अंडरस्टैंड तो कर रहा है मुझे। इतना भी अगर हो गया ना मैडम, तो बहुत सारी शादियां बच जाएंगी, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन खत्म हो जाएंगे। बिकॉज अल्टीमेटली वाइफ को क्या चाहिए, किसका सपोर्ट चाहिए? हस्बैंड का। तो वो मिल रहा है उसको, और हस्बैंड को किसका सपोर्ट चाहिए? वाइफ का। और दोनों मिलेंगे, ठीक है अम्मी है, ये फेस खत्म हो जाएगा, व्हाई वरी, आई एम देयर विथ यू ना। अगर ये बॉन्डिंग हो गई तो इंशाल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छे जवाब आप दोनों ने दिए। अब मैंने शो की शुरुआत में जैसे कि प्रॉमिस किया था अपने व्यूवर्स से कि मैं उनके सवाल उठाऊंगी, तो अब मैं उनके सवाल लेती हूँ। हमारे फेसबुक पेज पे एक व्यूवर का सवाल आया था कि सबसे पहले वो लिख रहे हैं, मेरे घर पर आप सबका शो बहुत ही हम लोग लाइक करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो सवाल ये पूछ रहे हैं, क्या एक बीवी को जॉब करना जायज़ है
अगर हस्बैंड भी जॉब करता हो, जबकि हमारी नन्ना, शायद नानी की वो बात कर रहे हैं, घर पर अकेली रहती हैं और उनकी देखरेख हम लोगों को करनी पड़ती है। आप बताइए मौलाना ये साहब। शरीयत के लिहाज से बीवी का काम करना उसी वक्त जायज़ होगा जब शौहर की इजाज़त हो। बग़ैर शौहर की इजाज़त के बीवी घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकती। लिहाजा अगर वो जॉब कर रही है, कहीं पे भी जा रही है, तो शौहर की इजाज़त उसमें ज़रूरी है, बग़ैर उसके नहीं। अब अगर दोनों की इजाज़त है, यानी इजाज़त के साथ जा रही है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। रहा सवाल ये कि नानी घर में रह रही है, तो अब उसकी हिफाजत के लिए जब दोनों जॉब कर रहे हैं तो किसी को रखें, कुछ उसके लिए कोई राय हर तलाश करे, वरना माँ का दर्जा है, नानी भी माँ की तरह है, उसकी खिदमत ज़रूरी है। लिहाजा बस इसमें यही पहलू है कि अगर शौहर की इजाज़त है तो बीवी जार के बाहर जॉब कर सकती है, क्योंकि शौहर ख़ुद भी जो क्वेश्चंस बता रहे हैं कि शौहर जॉब कर रहा है, इसलिए खर्च मिल रहा है, जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है। और अगर जॉब नहीं करता रहता तो फिर कोई सूरत और जायज़ होने की निकाली जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर शौहर खुद जॉब कर रहा है, जो खर्च की ज़रूरत है वो पूरा कर रहा है। सिर्फ एक प्रॉब्लम जो आ रही है नानी की, तो नानी के लिए या तो उनकी खिदमत के लिए ख़ुद वक्त दे या फिर किसी को रखे ताकि उनकी खिदमत हो और सके। मुंबई में तो इजीली अवेलेबल होते हैं फुल टाइम मेड्स वगैरह जो भी हैं। जी। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। दूसरा सवाल लेते हैं, ये हमें ईमेल पर आया था, दिल्ली द्वारका से ये सवाल है। ये हमारे गुजरे हुए एपिसोड से रिलेटेड है। डॉक्टर साहब आप वो एपिसोड देख चुके हैं, मौलाना साहब ने नहीं देखा है। मौलाना साहब एक एपिसोड में सास रूम में एंटर करती हैं अपने बहू के, ये देखने के लिए कि बहू को कोई परेशानी तो नहीं, क्योंकि वो दिन भर बाहर नहीं गई होती है कमरे से। लेकिन लोगों ने इसका गलत इंटरप्रिटेशन किया है कि उनका इंटेंशन शायद गलत था। तो वो ये पूछ रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ने मदर इन लॉ के रूम में विदाउट परमिशन एंटर करने को रेज नहीं किया ये क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्हें भी प्रिवेसी की ज़रूरत होती है। तो आप दोनों इसका जवाब दीजिए, आप शुरुआत करें। ये अगर जिसे कहते हैं कि जो हमारा दायरा है, जो हमारा ख़ुद का प्राइवेसी है, अगर उसको तोड़ रहे हैं हम, तो उसमें इजाज़त ज़रूरी है। कुरान मजीद की आयतों में ये हुक्म दिया गया है कि अगर इशा के बाद यानी रात का वक्त है, माँ बाप अपने घर में है, तो बच्चों को ये सिखाया जाए, जो अभी मुमय्यज़ हैं, मसलन 10 साल 12 साल के जो बालिग नहीं हुए, उन बच्चों को ये बात सिखाई जाए कि इशा के बाद वो माँ बाप के कमरे में भी बग़ैर इजाज़त के दाखिल ना हों। ये कुरान की तालीम है, बिल्कुल वाज़ेह। तो अब ऐसी सूरत में जब एक रूम है, कोई भी जगह है, किसी के लिए मखसूस है, तो उसमें जो कल्चर है हमारा, उसके मुताबिक भी और शरीयत के उस हुक्म के मुताबिक भी हमें नॉक करके बता के किसी तरीके से जाना चाहिए। पहले ज़माने में देखा, मसलन हम अपने बुज़ुर्गों को देखते थे, तो अब वो बोल नहीं सकते, पुकार नहीं सकते, तो घर में आते वक्त मसलन एक आवाज़ निकाली, आने वाले घर में औरतें खुद की बहू है, खुद की बेटी है, खुद की बीवी है, लेकिन वो टेंशन में आ गई, भाई आ रहे हैं बुज़ुर्ग, आ रहे हैं, सब महरम है, लेकिन सब रिज़र्व हो गए, मुतवज्जे हो गए कि उनका एहतराम है। तो अब इस तरीके से रूम में जाना, मैंने नहीं देखा वो सीन क्या था, लेकिन रूम में बग़ैर इजाज़त, बग़ैर तवज्जो दिलाए, माँ पूछना नहीं, कुछ नहीं, एक नोट करके कुछ करके जाना है। कितनी ही अच्छी नीयत और खुलूस के साथ हम जा रहे हैं कि हमें उनकी खैरियत लेना है, पूछना है, ये सब कुछ मेरे जहन में है, लेकिन सामने वाला जो है वो यही सोच रहा है कि ये बग़ैर, क्योंकि पहले से जो यानी बैक में जो पास्ट में दूसरे ख़यालात आ चुके हैं, उसकी वजह से ये एक अच्छे काम से भी जा रही हैं अगर पूछने के लिए, तो जहन में ख़यालात वही हैं, तो ये भी एक नेगेटिव मैसेज है। जी, उसके बाद गलत हो भी गया था, उन्होंने माँ जो बहू की पर्सनल बातें सुन भी ली थी, तो ये तो बिल्कुल हराम है किसी के लिए, आप बताइए, शरीयत के लिहाज से हराम है ये तो। आपका तो देखा हुआ है। आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपका रिस्पेक्ट करूं, तो मुझे रिस्पेक्ट आपको देना ही पड़ेगा, सिंपल एज दैट। आज आप जो भी मैसेज दोगे वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग हो रही है, कल वो भी बिल्कुल एकदम बेशर्म हो जाएगी। उसका थ्रेशोल्ड जो है, सब्र का जो उसका मादा है, वो टूट जाएगा। वो आपके रूम में भी विदाउट नॉकिंग आएंगी, आपसे खुले मन से बात भी करेगी और ज़बान भी। यहाँ पे एक हदीस याद आ गई कि हदीस में है कि आप अपने हिजाब को यानी पर्दे को न फाड़िए। अगर आपने जो जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि जो बॉर्डर लाइन या रेड लाइन है या लक्ष्मण रेखा है, जब आप उसको तोड़ रहे हैं तो पर्दे टूट जा रहे हैं, तो फिर आप अपने से फिर रिस्पेक्ट ये न सोचिए कि हमारा कोई एहतराम बाकी रह जाएगा। ये रिवायत में है,
जी डॉक्टर ये साहब। क्या हो गया, मैं आपका रिस्पेक्ट न रखूं और एक्सपेक्ट करूं कि आप मेरा रिस्पेक्ट रखो, तो ये यहाँ थोड़ा ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ये सवाल सिर्फ स्पेशली आपके लिए है कि सुहेल का ये एपिसोड भी आपका देखा हुआ है, सुहेल समीना से जब कहता है कि चली जाओ तुम मैके, उस वक्त मौलाना एहसान हैदर साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि वो परमिशन नहीं है, वो गुस्से में कहा गया चीज़ है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बहू को जो इमोशनल हर्ट हुआ उसको हम लोगों ने रेज नहीं किया, हस्बैंड के इस तरह से बोलने पे कि तुम्हें जाना है तो चली जाओ, उसके इमोशनल हर्ट को रेज नहीं किया गया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो वो जो समीना बोल रही कि आपने परमिशन दी थी, वो अपने आप को रैशनलाइज कर रही है, अपने आप को प्रूफ कर रही है कि आई एम राइट, क्योंकि वो घर पे जाने के बाद में उसको ऐसा हुआ कि नहीं आई वॉज रॉन्ग, वो अपने आप को रैशनलाइज कर रही है कि नहीं दिस वॉज परमिशन, दिस वॉज वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट के वो बहुत हर्ट होती है, नई नई शादी होती है तो 2 साल लगते हैं एडजस्टमेंट में, अगर उसमें ये बोलता है कि आप जाओ तो आज का बच्चा तो बैग उठाएगा और चलता बनेगा, और वही हुआ है। सो बहुत हर्ट होते हैं बच्चे लोग। जैसे मौलाना साहब ने बिल्कुल बताया कि कम्युनिकेशन, एक बच्ची 20 साल 22 साल अपनी मम्मी के साथ रह के आई है, आज वो आपके साथ में आई है, तो उसको एडजस्टमेंट पीरियड थोड़ा दो तो सही। और यही हर्ट होता है, रिपीटेड हर्ट 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 एंड देन डिस्कनेक्ट। ये फर्स्ट टाइम हर्ट हुआ था उसको, अगर ऐसा 10 टाइम हर्ट होगा, 20 टाइम होगा, 50 टाइम, और हो ही रहा है बच्चे के साथ में। हस्बैंड नहीं कर रहा है, हस्बैंड लास्ट टाइम हस्बैंड ने किया था, अभी सासू बोल रही है कि हमको ऐसी बहू मिलती तो अच्छा था, ये वो, तो कहीं ना कहीं रिपीटेडली और टर्मोइल में जा ही रही है बच्ची। बहुत अच्छे आप दोनों ने जवाब दिए माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा जवाब। उम्मीद है नाजरीन को आपके जवाबात से काफ़ी हल पता चले होंगे उनके मसलों के, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन उम्मीद आपने है, हमें इनवाइट किया उसके लिए शुक्रिया मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाजरीन उम्मीद है कि आप लोगों को आपके पूछे गए सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नाजरीन इसी तरह हमें लिखते रहें kbhr.channelwin@gmail.com पर, हमारे फेसबुक पेज पे लॉगिन करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे एपिसोड्स के अपडेट देख सकें। नाजरीन आज का हमारा पैगाम यह है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोहब्बत को रिश्तेदारी की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी रिश्तेदारी को मोहब्बत की ज़रूरत होती है। एक दूसरे के साथ मोहब्बत से और इज़्ज़त से पेश आए। नाजरीन हम जानते हैं कि अभी ऐसे बहुत से मसले हैं जिनके सवाल आपके जहन में होंगे, उनके जवाब अभी बाकी हैं, और वक्त के दामन में गुंजाइश बहुत कम थी, इसलिए हम नहीं उठा सके। इंशाअल्लाह हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम शो। आप देखना ना भूलें, बहुत सारे अभी सवालात हैं जिनके जवाब देने बाकी हैं।